Hello everyone, welcome to IS Chakra. We will be going to discussing environmental issues, species and related institutions, and it will be the very important lecture for the biodiversity's perspective because in the previous year questions we have seen that many questions have been asked in the past papers related to biodiversity. So biodiversity is very important section in the environmental perspective. So we have been discussing the biodiversity part and their institutional related sections. So we have discussed the difference between seagrass and seaweeds, and we will be going to discussing from humus. So ह्यूमस क्या होता है इसका प्रोसेस देखेंगे। तो ह्यूमस एक ह्यूमिफिकेशन का प्रोसेस होता है जो एक मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके द्वारा जो भी ह्यूमस कंटेंट होता है, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करने के वजह से ये ह्यूमस का फॉर्मेशन बनता है। इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली लो रेट। ये याद रखना कि एक्सट्रीमली लो रेट पर डिकम्पोज किया जाता है, हाई रेट पर नहीं, लो रेट पर, ठीक है। और ये हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के लिए, क्योंकि इसके जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, डिफ़िकल्ट तरीके से इसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो याद रखिएगा कि हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन, मतलब यहाँ पर माइक्रोब ज़्यादा एक्ट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ह्यूमस इज फॉर्म्ड थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच कंटेन्स एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड वेरियस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये याद रखिएगा, ये रिलेटेड था ह्यूमस से। नेक्स्ट है फूड चेन से रिलेटेड। ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस, दो टाइप के फूड चेन होते हैं। और फूड चेन क्या होता है, एक इंटरलिंकिंग कनेक्टिविटी होती है टू ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी एंड फूड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट और वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, ठीक है। वी कैन सिंपली डिफाइन दिस द फूड चेन। तो फूड चेन दो टाइप के होते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन ये प्लांट्स में होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा होता है, दैट मेक फूड फॉर हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स जैसे कि कैटल्स, ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स, दीज हर्बीवोर्स आर इन टर्न ईटन बाय द कार्निवोर्स। तो ये नॉर्मली डिफाइन करते हैं, दिस इज अ ग्रेजिंग फूड चेन। नेक्स्ट इज डेट्रिटस। डेट्रिटस मीन्स जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट होती है। द डेड ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ दीज ग्रेजिंग फूड चेन, सो यहाँ ब्रेक डाउन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया। सैप्रोट्रॉप्स की जो प्रोसेस होती है, सैप्रोट्रॉप्स होते हैं वो एक्ट करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स इन अ डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। तो जो सेप्रोट्रॉप्स होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू होता है, जो डेट्रिटस फूड चेन बनाता है, ठीक है। ये प्राइमरी कंज्यूमर होता है, ना कि प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ पर आ जाए ऑप्शन में, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है कि ये प्राइमरी कंज्यूमर्स डेट्रिटस फूड चेन में होता है, एक्ट करता है सेप्रोट्रॉप्स। डेट्रिटस फूड चेन बिगिन होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, और इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द डेट्रिटस फूड चेन देन थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। तो याद रखना, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का जो फ्रैक्शन होता है, लार्जर फ्रैक्शन होता है, वो डेट्रिटस फूड चेन के थ्रू होता है, ना कि ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वायरसेस इन्वेड अदर ऑर्गेनिजम्स बट दे आर नॉट डिकम्पोजर्स, ठीक है। वायरस जो होते हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स पर इन्वेड करते हैं, लेकिन वो डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं। फंगाई एंड बैक्टीरिया ये डिकम्पोजर्स होते हैं इंस्टेड ऑफ वायरसेस। देखो एक ये फैक्ट है जो यूपीएससी क्वेश्चन पुटअप करता है,
वो जो हम लोग सोचते हैं वैसा क्वेश्चन ही बनाते हैं, ठीक है। यूपीएससी वैसा मल्टीपल टाइप्स का क्वेश्चन बनाता है जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हो, जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट होता है वो यूपीएससी नहीं सोचता, ठीक है। तो हमें यूपीएससी की तरह एक तरीके से सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर यूपीएससी फोकस करता है। उन्हीं चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू लेकर मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ऐसे टॉपिक्स जो कि आपको बोरिंग भी लग रहे होंगे, बट ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से क्वेश्चन यूपीएससी पुटअप करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पायोनियर स्पीसीज इन प्राइमरी सक्सेशन। पायोनियर स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो बेयर रॉक बेयर एरिया में ये इन्वेड करते हैं, और इन्वेड करने के बाद वो जैसे कि लाइकन हो गया, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, तो ये प्राइमरी स्पीसीज हैं जो बेयर रॉक में ये फॉर्मेशन करते हैं। मोलस्क की बात करें तो मोलस्क ये पायोनियर स्पीसीज नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरी हर्बीवोर्स है इन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, ठीक है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम और लैंड जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उनमें याद रखना, ये लाइकन जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का प्राइमरी सक्सेशन में जो पायोनियर स्पीसीज है, और फाइटोप्लैंक्टन कहाँ पाया जाता है, मोस्टली इन वाटर, ठीक है। मोलस्क ये हर्बीवोर है जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन को सर्व करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है लाइट को ओनली इन द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच लाइज बिटवीन अल्ट्रावायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज, ठीक है। तो ये याद रखना, अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज के बीच का जो स्पेक्ट्रम होता है वही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के रेंज में आता है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो सोलर रेडिएशन होता है उसका लेस देन 50% ऑफ इट इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मतलब क्या है, जैसे भी रेज आती है अल्ट्रावायलेट रेज, उसका 50% यहाँ पर लेस करके 50% यूज किया जाता है बाई प्लांट्स या फिर बाई बैक्टीरिया। प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया को ऑटोट्रॉप सभी बोलते हैं, और प्लांट्स को भी ऑटोट्रॉप, जैसे कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर के उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स करते हैं सन्स की रेडिएंट एनर्जी को टू मेक फूड फॉर सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। तो मतलब यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो लेस देन 50% यूज किया जाता है बाई प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो 2 to 10% ये याद रखना रूल है, ठीक है, प्लांट्स कैप्चर करते हैं। एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द इंटायर वर्ल्ड। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी पूरे इंटायर वर्ल्ड को सस्टेन करती है, चलाती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट में दे सकता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट क्या होती है आप रेट के टर्म में तो जानते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट्स, पर्टिकुलरली क्रॉप प्लांट्स, एज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स देयर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। तो रेट ऑफ प्लांट क्या होता है, जो प्लांट्स की ग्रोथ में इम्पैक्ट करे, ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी प्लांट्स के में इम्पैक्ट डाले, तो वो होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। की मतलब फोटोसिंथेसिस कितना मतलब एक्सट्रैक्ट है, कितना ज़्यादा मतलब वर्क कर रहा है। जैसे कि टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल में प्लांट के द्वारा जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ कैप्चर करता है सनलाइट को, और इससे जो है फूड मेक करता है, अपना बनाता है, और इससे जो है ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन निकलती है। और इसी तरीके से अगर कीमोसिंथेसिस की बात करें या साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो वो ओशियन या फिर सी वाटर जो होता है वहाँ पर एक्टिव जो फोटोसिंथेसिस करता है, और यहाँ से O2 जो है एक्सट्रैक्ट करता है। ऐसे कहा जाता है कि जो ओशियन ऑक्सीजन है वो 2/3 ओनली एंड ओनली कहाँ से मिलती है, ओशियन से, कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। दिस प्रोसेस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो याद रखना कि लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखो इंटरनल फैक्टर्स कौन होते हैं, इंटरनल प्लांट फैक्टर्स जैसे नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, द एफिशिएंसी ऑफ मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट याद रखना, क्लोरोप्लास्ट के ही थ्रू यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, जो एक्सट्रैक्ट करते हैं O2 को और कंज्यूम करते हैं CO2 को। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन एंड क्लोरोफिल कंटेंट। क्लोरोफिल कंटेंट मीन्स पत्तियों को हरी ग्रीन करे रहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो ये सनलाइट अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, CO2 कंसंट्रेशन एंड वाटर सप्लाई। तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं फोटोसिंथेसिस करने में प्लांट्स और अदर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक है। Even though water is one of the reactants in the light reaction, the effect of water as a factor is more true
इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट रादर देन डायरेक्टली ऑन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो लाइट के रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं, तो वाटर का जो इफेक्ट होता है, जो फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स। तो वाटर का जो इफेक्ट होता है वो मोर होता है किसमें, वाटर का जो प्लांट पर इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ट्रांसपिरेशन, अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ लीव्स जो होती हैं वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, फोटोसिंथेसिस उनमें कम हो जाएगा। अगर इवेपोरेटिव ट्रांसपिरेशन जैसे यहाँ पर होता है ना डेजर्ट एरियाज में, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस लेस होगा एज कम्पेयर टू जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। वाटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमेटा। वाटर स्ट्रेस ये स्टोमेटा का काज होता है। अगर वाटर स्ट्रेस होता है टू क्लोज हेंस रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी। मतलब स्टोमेटा में अगर वाटर स्ट्रेस होता है, वाटर की कमी होती है, तो यहाँ पर CO2 अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त वाटर स्ट्रेस आल्सो मेक्स लीव्स विल्ट दस रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स। मतलब जब वाटर स्ट्रेस होता है तो लीव का जो सरफेस एरिया होता है वो भी कम हो जाता है, एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल। तो मतलब जो वो एनर्जी फूड प्रोड्यूस करता है वो भी यहाँ पर कैपेसिटी से कम हो जाती है। प्लांट्स हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स के पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, टेम्परेचर रेंज होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, विच वेरीज डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज एंड देयर नेटिव क्लाइमेट। जो वेरी करता है स्पीसीज पर, जो डिपेंडिंग होता है स्पीसीज और उनके नेटिव क्लाइमेट पर। प्लांट्स एक्सपोज किया जाता है कोल्ड टेम्परेचर्स के लिए, जनरली हैव अ लोअर ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब प्लांट्स खुद अपने आप को एक्सपोज करते हैं कोल्ड टेम्परेचर के लिए। जहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर जैसे टेम्परेट रीजन हो गया, टाइगा फॉरेस्ट हो गया, तो वहाँ पर लोअर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए कंपेयर टू दोज इन वार्मर क्लाइमेट्स। ठीक है, तो यहाँ कोल्ड टेम्परेचर है, हॉट टेम्परेचर नहीं है। कोल्ड टेम्परेचर अगर टेम्परेचर जैसे मतलब बहुत लो है तो उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ पर लोअर ऑप्टिमम टेम्परेचर हायर ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, तो लोअर ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, तभी प्लांट्स यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। ठीक है, वार्मर क्लाइमेट में तो आप जानते हैं जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कर पाएगा प्लांट्स। ठीक है, और ओवर अगर टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर प्लांट्स को भी काफ़ी दिक्कतें फेस करना पड़ता है, जैसे कि आप डेजर्ट एरियाज में देखते होंगे। कोल्ड अडेप्टेड प्लांट्स आर ऑप्टिमाइज्ड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, लोअर टेम्परेचर पर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करते हैं कोल्ड एडेप्टेड प्लांट्स, जबकि जो वार्मर क्लाइमेट्स जो होता है वहाँ पर थ्राइव इन हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर कहाँ पर, जैसे याद रखना, हायर टेम्परेचर एट वार्मर क्लाइमेटिक रीजन एंड लोअर टेम्परेचर फॉर कोल्ड एडेप्टेड प्लांट्स में। ठीक है, रिलीज ऑफ सल्फर इनटू एटमॉस्फेयर में सल्फर को जो रिलीज करते हैं वो कहाँ से, उनका सोर्स क्या है। देखो, कंबसन ऑफ डीजल SO2 के टर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड के टर्म में यहाँ पर रिलीज करता है जब डीजल का कंबसन होता है। ठीक है, व्हीकल्स में या अदर पर्पज़ के लिए जो होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एज हाइड्रोजन सल्फाइड से। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर का जब भी डिकम्पोजिशन होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सट्रैक्ट होता है। वोल्केनिक इरप्शन में आपने देखा होगा कि वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो SO2 एंड H2S दोनों ही यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। ओशियन एसिडिफिकेशन में होता है, बट ओशियन एसिडिफिकेशन में डायरेक्टली रिलीज नहीं होता एटमॉस्फेयर में सल्फर, जो कि इनडायरेक्टली होता है जब जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब ये डेड हो जाते हैं तो इनकी वजह से, डेड ऑर्गेनिजम्स की वजह से सल्फर कंटेंट एक्सट्रैक्ट होता है, और यहाँ से इनडायरेक्टली ओशियन एसिडिफिकेशन। मतलब ओशियन एसिडिफिकेशन में क्या है, ओनली एंड ओनली क्या होता है, टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होता है, और जब यहाँ पर सैलिनिटी की कंटेंट भी इंक्रीज होता है, तो इनकी वजह से क्या होगा, ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये डेड हो जाएंगे। डेड होने की वजह से ये ह्यूमस कंटेंट बनाएंगे, और ह्यूमस बनाएंगे तो यहाँ पर जो लीचिंग की कंडीशन होती है ये भी क्रिएट हो जाएगी, और क्रिएट होने के बाद यहाँ पर सल्फर जो ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एस्टुरीज की बात करें तो एस्टुरीज वो रीजन होता है जहाँ पर ब्रैकिश वाटर और फ्रेश वाटर का मिक्सचर होता है, और यहाँ पर जो एक होता है एज इफेक्ट। ठीक है, एज इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक जो इकोसिस्टम होते हैं उनके बीच का ट्रांजिशन फेज होता है, और वहाँ पर जो बहुत डिफरेंट टाइप के स्पीसीज होते हैं वो यहाँ पर पायनियर होते हैं। ठीक है, कैप्चर कर रहे थे, तो इसे एज इफेक्ट बोलते हैं।
ठीक है। स्टोरीज कहाँ पर वर्क करते हैं? दे एक्ट एज, कैसे वर्क करते हैं? दे एक्ट एज नेचुरल फिल्टर्स फॉर प्योरीफाइंग वाटर। ये याद रखना, प्योरीफाइंग वाटर के लिए ये नेचुरल फिल्टर्स होते हैं। दे सपोर्ट एबंडेंट फाउना, मतलब यहाँ पर एज इफेक्ट का जो सोर्स है, ये एज इफेक्ट का कंडीशन है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। दे फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल हार्बर्स। आपने देखा होगा वेस्टर्न घाट्स की तरफ, जैसे मतलब कि यहाँ पर नर्मदा रिवर और तापी रिवर स्टोरीज बनाती हैं, जो ईस्टर्न घाट्स है या फिर सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो यहाँ पर डेल्टाज होते हैं, ना कि एस्टुरीज। डेल्टाज यहाँ पर सेडिमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं उनमें सेडिमेंटेशन बहुत कम होता है। इस वजह से ये डायरेक्ट यहाँ पर कैप्चर की जाती हैं बाय द सी। ठीक है। कोरल रीफ की बात करें तो कोरल रीफ लाइफ रिक्वायर साल्ट वाटर टू थ्राइव। देखो यहाँ पर जो स्टोरीज यहाँ पर वर्क नहीं करती कोरल रीफ को राइट कराने में, वो साल्ट वाटर का जो कंटेंट होता है वो थ्राइव करते हैं कोरल रीफ्स। ठीक है। कोरल रीफ्स के जीवन को कौन चलाते हैं? साल्ट वाटर। और साल्ट वाटर अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर कोरल रीफ रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। एंड इन नीड्स अ स्पेसिफिक बैलेंस बिटवीन साल्ट एंड वाटर एंड स्टोरीज। तो यहाँ पर साल्ट कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोरल रीफ को प्रोड्यूस करने के लिए। वेयर फ्रेश वाटर मिक्सेस विद साल्ट वाटर आर नॉट जनरली सूटेबल फॉर कोरल ग्रोथ। ठीक है। कोरल ग्रोथ साल्ट वाटर है तो वहाँ पर सॉरी यहाँ पर कोरल रीफ मैंने कहा ना कि साल्ट वाटर का कंटेंट ज़्यादा है तो कोरल रीफ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये कोरल रीफ वहीं पर प्रोड्यूस होती है जहाँ पर साल्ट वाटर होता है। ठीक है। सैलिनिटी की कंडीशन होती है, कोरल रीफ वहाँ देखने को मिलती है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि सुंदरवन है, सुंदरवन में कोरल रीफ नहीं पाई जाती है, लेकिन अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप, रन ऑफ कच्छ, ये सारी जगह कोरल रीफ देखने को मिलती है। ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें तो नंबर ऑफ ट्रॉफिक ग्रेजिंग फूड चेन अभी हमने बात किया है, लेकिन थोड़ा सा फैक्ट्स यहाँ देख लेते हैं। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन अ ग्रेजिंग फूड चेन इज यूजुअली लिमिटेड टू 4 to 5। यहाँ पर ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स तक पहुँचता है। और आगे देखेंगे क्यों पहुंचता है, बिकॉज अ लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच स्टेप। मतलब जैसे कि प्रोड्यूसर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टॉप कार्निवर्स, यहाँ पर जाते जाते पूरा एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। तो उनमें ट्रांसमिशन होने की वजह से, ट्रांसमिशन के होने की एबिलिटी नहीं होती है, तो इससे क्या होता है कि जो ट्रॉफिक लेवल्स है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। The loss of energy at each step of the food chain is so great that very little usable energy remains after 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स। तो 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल तक पहुँचते पहुँचते एनर्जी पूरी डिसिपेट हो जाती है। ठीक है। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लोस 10% लॉ। 10% लॉ है, 10% ही केवल यहाँ पर ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। ठीक है। This rule means that only 10% of the energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level. Thus, the length of food chains is limited because by the time we get to 4th or 5th trophic level, very little energy is available to be transferred to the higher trophic level. ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है, कोई भी एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए शो करने के लिए एक पिरामिड को शो किया जाता है कि यहाँ पर इन्वर्टेड है या फिर जो अपवर्ड है कैसा है, वो सब पिरामिड में डिफाइन करते हैं। ठीक है। बायोमास का एक पिरामिड होता है बायोमास के बेसिस पर कि कितना बायोमास, जैसे डेजर्ट में या फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम में, तो वहाँ पर जो एनिमल्स हैं, फाउना फ्लोरा है, कैसे वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, कैसे वहाँ पर इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो सब इकोलॉजिकल पिरामिड में देखते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड एज्यूम करता है कि ईच स्पीसीज ऑक्यूपाइज अ सिंगल ट्रॉफिक लेवल which overlooks the possibility of a species being part of the multiple trophic levels। तो मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ओवरलुक्स कर दी जाती है। ठीक है। यहाँ पर सिंगल जो ट्रॉफिक लेवल है वही यहाँ पर ऑक्यूपाई होती है, ईच स्पीसीज द्वारा ऑक्यूपाई की जाती है। जैसे यहाँ पर ग्रास लैंड में देखते होंगे ग्रासेस वगैरह यहाँ पर पहले प्रोड्यूस होती हैं, तो और जाते जाते यहाँ पर टॉप कार्निवोर्स तक जाते जाते यहाँ पर इसका पिरामिड जो है ऐसे ये फॉर्म होता है, तो ये अपवर्ड पिरामिड हो गया। एग्जाम्पल के लिए देखिए तो एक स्पैरो है, एक प्राइमरी कंज्यूमर। स्पैरो एक प्राइमरी कंज्यूमर है, जबकि यह सीड को खाती है, फ्रूट्स को खाती है, पीस, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। जब यह ईट करती है, किसे खाती है, इंसेक्ट और वार्म को, तो सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहलाती है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर बेस्ड ऑन द लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फूड चेन। तो इकोलॉजिकल पिरामिड बेस्ड होते हैं लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फूड चेन। लीनियर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मल्टी लीनियर नहीं होते हैं, ओनली सिंगल लीनियर होते हैं, शोइंग एनर्जी, बायोमास और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स बेस्ड होते हैं लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन्स
एनर्जी, बायोमास या नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को शो करते हैं एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हाउएवर दे डू नॉट अकोमोडेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब्स। ठीक है, तो फूड वेब में ये एकम्प्लिश नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती फूड वेब में। ठीक है, यहाँ पर अपने एग्जांपल ये स्पैरो का, बट ये स्पैरो फूड वेब में वर्क नहीं करती इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, जो जबकि जो डिपिक्ट करती है इंटरकनेक्टेड फीडिंग, इंटर रिलेशनशिप्स एंड ऑल पॉसिबिलिटीज इन एन इकोसिस्टम। सैप्रोफाइट्स की बात करें तो सैप्रोफाइट्स एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जब डेड ऑर्गेनिक मैटर में ये सैप्रोफाइट्स वर्क करते हैं। तो सैप्रोफाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर्स ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर देयर ग्रोथ। न्यूट्रिएंट डेड ऑर्गेनिक मैटर से एक्सेप्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं और अपने ग्रोथ के लिए। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस, हाउएवर दे आर नॉट एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंटेड इन इकोलॉजिकल पिरामिड। तो सैप्रोफाइट्स इकोलॉजिकल पिरामिड्स में शो नहीं करते, याद रखना, यहाँ पर ये वर्क नहीं करते हैं। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड की बात करें तो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड एक डिग्री होती है अडाप्टेशन की आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक एडेप्टेशन एबिलिटी है, डिग्री है टू चेंजेस इन इट्स इन्वायरमेंट। जैसे मान लो कि अभी जो लॉयन है, चीता की बात करें, चीता अभी यहाँ पर नामीबिया और साउथ अफ्रीका से ट्रांसमिट किए गए, इंट्रोड्यूस किए गए कहाँ, कूनो नेशनल पार्क में। तो इनकी जो एडाप्टेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, चीतास की, वो अपने इन्वायरमेंट को चेंज करती है। ठीक है, तो ये डिग्री कितनी ज़्यादा उनके अंदर है, ये यहाँ पर इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड कहलाती है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली एज द रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस विद इन विच अ गिवन स्पीसीज इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट इट्स नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। तो सिंपल सी वही बात है कि यहाँ पर एडाप्टेशन कितना कर पाता है चीता, एडाप्टेशन नहीं कर पाता है। कैसे है वो यहाँ पर इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड मेजर किया जाता है। तो इनफैक्ट इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड इंडिकेट्स एन ऑर्गेनिजम्स रेंज ऑफ टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो चीता जो है कितना टॉलरेंट करता है उस न्यू इन्वायरमेंटल एडाप्टेशन को, वो डिपेंड करता है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। तो जितना ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड इसका हायर होगा। एज पर यूएन ग्लॉसरी डेटाबेस 1997 द इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड इज द लिमिट्स और रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस विद इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन लिव एंड फंक्शन। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स विद नैरो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड्स आर मोर लाइकली टू बी कंसिडर्ड थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड और अ कैंडिडेट ऑफ वन ऑफ दीज कैटेगरीज। तो यहाँ पर नैरो अगर एम्पलीट्यूड, नैरो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड की बात करें तो नैरो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड में जब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो चीता है, तो चीता जितना नैरो एम्पलीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर चीता सर्वाइव नहीं कर पाएगा ज़्यादा। ठीक है, और ये जो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड है तो यहाँ ब्रोडर इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड में सर्वाइव करेगा, ताकि वो उसका जो एडाप्टेशन है वो मैक्सिमम यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। ठीक है, वाइड इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड सजेस्ट करता है कि एक प्लांट या फिर एनिमल सर्वाइव कर सकता है इन अ कंपैरेटिवली लार्ज रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस, while narrow ecological amplitude implies specific requirements for the organisms from the environment। तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है नैरो इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड में, जबकि वाइड इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड में ये लार्ज रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करता है। तो ये रहा आज का लेक्चर। तो बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और जो आपको एलिमिनेट करने में, जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उन्हें एलिमिनेट करने में आपकी हेल्प करेगी। तो प्लीज़ देखते रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।